Hello students, my name is Sachin Kumar. Today I will discuss the concepts of Coulomb's law. तो कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले हमें पॉइंट चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं। पॉइंट चार्ज दोज चार्ज whose size is very small with respect to their distance. Their distance. Suppose that ये दो चार्ज हैं और इन चार्ज का जो साइज होगा स्टूडेंट वो इनकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में, इसकी डिस्टेंस की तुलना में बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये वेरी स्मॉल इसलिए बोला जाता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और उसकी तुलना में इन दोनों का चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोला जाता है। इनके बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इन चार्ज की जो पोजीशन होगी वो फिक्स होगी। ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाएंगे जिनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। एंड सेकेंड, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा विल बी सेम, विल बी सेम। मान लीजिए इस पे Q1 कूलाम का चार्ज है, इस पे Q2 कूलाम का चार्ज है, फिर भी इन दोनों पर लगने वाला जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, चाहे इन पर कितने भी कूलाम का चार्ज अवेलेबल हो। सपोज दैट इस पर 10 कूलाम का चार्ज अवेलेबल, इस पर 25 कूलाम का चार्ज अवेलेबल है, फिर भी इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो ऐसे जो चार्ज होते हैं इनको पॉइंट चार्ज बोला जाता है। इनका साइज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस स्मॉल होगा, इनका पोजीशन फिक्स होगा और इन पे लगने वाला जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये था स्टूडेंट पॉइंट चार्ज, दोज चार्ज हुज साइज इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस की तुलना में। अगर इस बात को कहा जाए कि चार्ज का थोड़ा साइज बढ़ाएंगे हम, तो जब चार्ज का साइज बढ़ेगा तो उसी रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ताकि उन दोनों चार्ज के बीच का डायरेक्शन मेजर किया जा सके, ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड को एवेल्यूट किया जा सके। तो पॉइंट चार्ज में ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि पॉइंट चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस एंड उनकी पोजीशन फिक्स होती है। उन पे लगने वाला जो फोर्स है, इन चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मान लीजिए इस कूलाम पे 10 कूलाम का चार्ज, इस चार्ज पर अगर 10 कूलाम का चार्ज लग रहा है, इस पे अगर 20 कूलाम का चार्ज लग रहा है, उस सिचुएशन में भी इन पे लगने वाला जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया पॉइंट चार्ज के बारे में। मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन में ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कूलॉम चार्ज का जो रूल है, कूलॉम्स लॉ का जो रूल है वो पॉइंट चार्ज पर अवेलेबल है। कूलॉम्स लॉ का जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सेकेंड सिचुएशन, अगर मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो ये क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। इस पे मान लीजिए Q1 चार्ज है, इस पे भी Q2 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। थर्ड सिचुएशन में अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है एंड दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कि अगर दो फोर्स हैं, दो फोर्स
अगर सेम नेचर के हैं तो वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस ये भी रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। क्या पता चल गया? फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन इस एंड पर होगी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट एंड पे होगी। सिमिलरली ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, एंड ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन इन पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जानने के लिए हमें कूलॉम्स लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहां पर तो कूलॉम्स लॉ ने बताया F इक्वल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2, F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आता है इस लॉ से कि अगर मान लीजिए इन चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है आपको पता है, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। अगर मान लीजिए इस पर F1 फोर्स लग रहा है तो इस पर भी F1 फोर्स लगेगा, इस पर अगर F2 फोर्स लग रहा है तो इस पर भी F2 फोर्स लगेगा, चाहे उनके चार्ज कितने भी हो, डिफरेंट क्यों ना हो। तो पॉइंट चार्ज है चूंकि, तो इन पर लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। तो Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू द Q1, Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है वो यहां पे Q2 के बराबर होगा। अगर इस पे 10 कूलॉम का चार्ज लग रहा है तो फोर्स भी उतना ही होगा। सिमिलरली फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1। एक बात उन्होंने और बताई, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उन्होंने कहा कि इस तरीके के अगर पॉइंट चार्ज अवेलेबल है, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं और इस पे लगने वाला जो फोर्स है मैं F मान लेता हूं और इसको F2 मान लेता हूं कुछ समय के लिए, तो इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो इन चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। फिर उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटली F इक्वल टू 1/r², यानी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। यानी कि जो डिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटली हमने नहीं बताया कि r² क्यों हो रहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा, यानी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर इन सभी रूल्स को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², दिस इज द कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। यानी कि अगर इसको डिफाइन करें तो कूलॉम्स लॉ ने स्टूडेंट्स हमको बताया, कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of two charges। दो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का यूज किया जाता है, दैट इज द K, Q1 Q2 अपॉन r²। इस K को कूलॉम कांस्टेंट बोला जाता है स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? कूलॉम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस K को कूलॉम कांस्टेंट बोला जाता है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू होती है K इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है 8.9875517 10 टू पावर 9, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 9 इंटू 10 टू पावर 9 को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर इसके यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसको मैं इरेज करता हूं। स्टूडेंट देखें दोनों साइड पर कि यहां पर फोर्स है और इस साइड पर राइट साइड पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अवेलेबल है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो डेफिनेटली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की भी जो यूनिट है वो भी न्यूटन होनी चाहिए। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे उसको देखिए। एफ का जो यूनिट है वो तो आपको पता ही है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी कि अगर हम के की यूनिट्स अगर हम निकालें तो इस पूरे टर्म्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये न्यूटन प्रोड्यूस करके दे। तो आप देखिए अगर के की यूनिट हम न्यूटन मान लेते हैं, के इक्वल टू न्यूटन, तो Q1 और Q2, यहां पर Q क्या है, चार्जेस है जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो यहां पे इसको हम लिखेंगे Q1 एंड Q2 की जो यूनिट होगी वो कूलॉम होगी, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे इसको अभी लिख रहे हैं C-2, क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता रहे हैं। इसी तरीके से R है, डिस्टेंस है, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर में है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर इसी को यहां पर हम पुट करके देखें तो Q1 और Q2 का यूनिट जो होगा वो हो जाएगा C स्क्वायर और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये अगर ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो C-2, ये -2 और ये C स्क्वायर इसको एलिमिनेट कर देगा, और M स्क्वायर इसको एलिमिनेट कर देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। क्लियर। तो जो K का जो यूनिट निकल के आएगा वो न्यूटन ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगा अगर हम इस यूनिट को कंसीडर करते हैं K इक्वल टू N C-2 M स्क्वायर। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो इक्विवेलेंट है K के, और यहां पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा मैंने। इसको मैं लिख लेता हूं न्यूटन इंटू 1 अपॉन C स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट को रखने के लिए, Q1 और Q2 की जो यूनिट होगी वो भी C स्क्वायर हो जाएगी, और R की जो यूनिट हो जाएगी वो M स्क्वायर हो जाएगी। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, M स्क्वायर से M स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट निकल के आ रही है वो न्यूटन है, एंड यहाँ पे F की भी जो यूनिट है वो भी न्यूटन है। तो फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे K का जो यूनिट हमें याद रखना है स्टूडेंट, वो न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो K का यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। K का जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं यहां पर एप्सिलॉन की। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट एप्सिलॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, वो ध्यान में रखनी है आपको। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो है 8.854187 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12। और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी यूनिट भी इसके कुछ अपोजिट में ही जनरेट होगी। तो वो कैसे होगी, क्योंकि यहां पर n है, आप देखें कि जो K था, अगर मैं इसको K के रूप में रिप्रेजेंट करूं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे K न्यूमिनेटर में है, यहाँ पे एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो यूनिट आएगी वो इसकी जस्ट अपोजिट में होगी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो n-1 C स्क्वायर M-2।
तो दिस इज द यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पे कूलाम के थ्रू हमने कूलाम्स लॉ के थ्रू समझा कि किस तरीके से हम दो चार्जेस के बीच, दो चार्जेस में अवेलेबल मैग्नीट्यूड को हम कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वन कूलाम क्या चीज है। वन कूलाम, तो अगर इसी फॉर्मूले में F इक्वल टू Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में अगर Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम हो जाए और R की वैल्यू अगर 1 मीटर हो, तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी। 1 कूलम की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए अगर हम Q1 Q2 को 1 कूलम मान लेते हैं, R की वैल्यू 1 मीटर मान लेते हैं, तो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज बाय द फोर्स 9 into 10 to power 9 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन अ वैक्यूम, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन अ वैक्यूम। यानी कि दो सिमिलर चार्जेस को रिपेल करने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो फोर्स होगा 9 into 10 to power 9। बस ये दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पर वैक्यूम में अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरीके से कूलम 1 कूलम चार्ज को डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से 1 कूलम चार्ज को डिफाइन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।